हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्क्रीम स्क्वाड, जहां पर मैं आप लोगों के भेजे हुए क्रीपी और हॉरर इंसिडेंट्स को लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इस इंस्टा लिंक पे मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की स्टोरी मेरे पास आती है कराची के मोस्ट ऑफ द बिजी एरियाज में से एक कोरंगी सेक्टर 33D, और ये स्टोरी मुझे भेजी है खिजरा ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज वन थिंग कि स्टोरी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो सो इट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइज, अगर तुम अभी भी एक स्कूल स्टूडेंट हो तो स्टोरी को यहीं पे स्किप करके वापस चले जाओ। मोस्टली तुम लोगों ने देखा होगा कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत हंसते खेलते हैं, और ऑफ कोर्स तुम लोगों की क्लास में भी कभी ना कभी कोई ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनसे सब दोस्ती करना चाहते थे, टीचर्स भी उनके फैन थे। और आज की स्टोरी एक ऐसी ही लड़की पर है जो मॉर्निंग में प्रे टाइम पर अपना स्कूल बैग रखने के लिए अपनी डेस्क पे गई और क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैग रखने के बाद वो प्रेयर हॉल में नहीं पहुंची। ये जो वाकया मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ ये मेरे घर के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल का है। वैसे तो इस स्कूल के बहुत से वाकयात सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारी आंखों देखा वाकया था। जिस घर में हम पहले रिहाइश पजीर थे उसी घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा था, और उनकी बेटी हमारे घर के करीब वाले गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती थी। वो एक 9 क्लास की स्टूडेंट थी और एक हंसती खेलती अच्छे मिजाज वाली लड़की थी, और मेरी हम उम्र भी थी, तो कभी कभार हमारी हाय हेलो हो जाती थी। पर कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि वो ना ही स्कूल जा रही है और ना ही अपने घर से किसी दूसरे काम के लिए निकल रही है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इसके बारे में पता लगाऊं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सोशल लड़की थी, तो मोहल्ले में भी उसकी अच्छी जान पहचान थी और उसकी क्लासमेट्स भी उसके घर अक्सर आया जाया करती थी। तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी वालदा से किया कि कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं तो उसको डेली स्कूल आते जाते देखती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ना ही वो मुझे स्कूल जाते हुए दिख रही है और ना ही किसी और एक्टिविटी में नजर आ रही है। मेरी वालदा उसके घर गईं और उन्होंने बातों बातों में उस लड़की के बारे में उनकी वालदा से पूछा, और तब मुझे पता चला कि वो अचानक से बीमार रहने लग गई है और इसी वजह से उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, और एक दिन उसके घर से बहुत ज्यादा चीखने की आवाजें आईं, और वो चीखें मेरे अलावा आसपास के 6-7 घर वालों ने और भी सुनी। और कुछ अरसा गुजरने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो चीखें आखिर क्यों आ रही थीं। जब उस लड़की की वालदा कुरान शरीफ की तिलावत करती थी तब वो लड़की जोरदार चीखें मारती थी। और मुस्लिम फैमिलीज में ये रूटीन होती है कि लोग अपने घरों में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, और यही रूटीन उनकी वालदा की भी थी। बट उनकी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गई थी, अब तो कुरान शरीफ की तिलावत कम ही कर पाती थी। और उनकी वालदा बताती हैं कि एक दिन जब सारे कामों से फ्री होकर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए बैठी तो मेरी बेटी प्रॉपर तरीके से सो रही थी, और अभी बस मैंने तिलावत शुरू ही की थी तो कमरे से अचानक मेरी बेटी की आवाज आई, जैसे वो मुझे बुला रही हो, मम्मी। पर मैंने सोचा ये अभी तो सोई है, और मैंने ध्यान ना देते हुए तेज आवाज में कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। इस बीच कुछ देर तो घर में खामोशी छाई रही, पर उसके बाद एक ऐसी चीख पुकार का माहौल हुआ जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मेरी बेटी कभी किसी औरत की आवाज निकालती तो कभी उसकी आवाज किसी मर्द जैसी हो जाती। बंद करो ये सब। और इसी बीच उन आवाजों में वो कुछ बच्चों की भी आवाजें निकाल रही थी, और जैसे ही मैं उसको संभालने के लिए उसके पास जाती तो वो एक ही बात करती कि बंद कर दो इस तिलावत को, इस चीज को मुझसे दूर ले जाओ। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी की तबीयत मेडिकली बिल्कुल ठीक है, इसके साथ जो भी मसला है वो रूहानियत से जुड़ा है। और इस बात को पूरी तरह समझने के फौरन बाद मैंने फिर से कुरान शरीफ की तिलावत जोर जोर से शुरू कर दी। इसके बाद मेरी बेटी कुछ देर मुझे घूरती रही और अचानक से जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। उसी शाम जब मेरे शौहर काम से घर वापस आए
तो मैंने आज के दिन का सारा मामला उनको बताया और जो कुछ भी दिन में हुआ था। इन सारी बातों को सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फौरी तौर पे मेरे हस्बैंड मस्जिद की तरफ गए और जब ये सारा मामला उन्होंने इमाम साहब से डिस्कस किया तो इमाम साहब ने पानी के ऊपर दम दुरूद करके मेरी बेटी को पिलाने का कहा और ये पानी पीने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। बट एक बात मुझे अभी भी खाए जा रही थी कि जब जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ उसके फौरी बाद मेरी बेटी की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। वो फिर से चीखने चिल्लाने लगती है और आवाज़ें बदल बदल के मुझे घूरने लगती है। ये सारी बातें उन्होंने मेरी वालदा से डिस्कस करते हुए ये भी बताया कि वो उस लड़की को किसी पीर साहब के पास भी लेके गई थी और उन पीर साहब ने भी कुछ दम दुरूद करके उन्हें दूसरे दिन फिर से आने का कहा। और इस लड़की की वालदा के बकौल जब उसकी तबीयत खराब हुई थी इससे 2 दिन पहले वो नॉर्मल तरीके से अपने स्कूल गई थी और एट द टाइम ऑफ प्रेयर जब सुबह सुबह सारे स्कूल के बच्चे प्रेयर हॉल में होते हैं तब वो भी अपना बैग रख के प्रेयर हॉल में जाने ही वाली थी और प्रेयर स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम भी था। तो वो कुछ देर उसी डेस्क पे बैठी रही और इस लड़की की वालदा बताती हैं कि दूसरे दिन जिन पीर साहब ने उनको अपने पास बुलाया था उन्होंने भी एज इट इज यही बात बताई कि ये लड़की किसी ऐसी जगह पे बैठी है जहाँ पर कुछ जिन्नात और उसके बच्चे पहले से ही मौजूद थे। पीर साहब ने बताया कि वो एक जिन्नी थी जो अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर बैठी हुई थी और ये लड़की उसी टाइम उस जगह पर मौजूद थी और उनके ऊपर बैठ गई थी। पीर साहब ने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ थी और बहुत बुरी तरीके से इस पर हावी हो गई जिसकी वजह से इस लड़की की ये हालत हो गई थी। बट काफ़ी अरसा गुजरने के बाद पीर साहब ने इसका प्रॉपर इलाज किया और अब वो लड़की तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस क्लास 9 की बैक साइड वाली बेंच पे अब कोई भी लड़की बैठने से बहुत ज्यादा डरती है और जब कभी भी अगर कोई लड़की वहां पर बैठ जाए तो यही नोट किया गया है कि उसकी तबीयत कुछ देर के लिए नॉर्मल नहीं लगती। इस वाकये के बाद काफी लड़कियों ने स्कूल छोड़ भी दिया था और अब तो शायद वो पूरा स्कूल ही हॉन्टेड हो चुका है। मेरा नाम सारा है और मैं 23 साल की हूँ और मैं कराची में एक सेट डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रही हूँ। छोटी मोटी फिल्म्स और टीवी कमर्शियल्स के लिए नॉर्मली मेरा काम रहता है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं बिल्कुल नई यहाँ पर इंडस्ट्री में एंटर हुई थी, बिना किसी एक्सपीरियंस और बिना किसी कनेक्शन के। कहने को तो कराची एक ख्वाबों का शहर है पर यहाँ पर हर किसी के ख्वाब भी पूरे नहीं होते। मैं जब पहली बार कराची आई थी तो मेरा यही ख्वाब था कि मैं फिल्म्स के लिए काम करूं, बड़े बड़े सेट्स डिजाइन करूं, पर यह काम आसान नहीं था। मुझे अनपेड इंटर्नशिप मिला करती थी और कभी कभार तो मुझे खुद के पैसे भी लगाने पड़ते थे, वो भी सिर्फ काम सीखने के लिए। लेकिन मुझे अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इतनी तो मेहनत करनी ही थी। सो आई डिड नॉट माइंड इट। कराची में लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाती थी एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, सो इसीलिए मैं जिम भी जाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मेरी लाइफ ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था। मैं नॉर्मली अपने जिम में थी, अपना यूजुअल वर्कआउट कर रही थी, जब एक आदमी मुझे देखता हुआ मेरे पास आया। वो एक मिडिल एज आदमी था बट उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। उसने मेरे पास आके कैजुअली बोला, तुम काफी डेडिकेटेड लगती हो, तुम करती क्या हो? नाउ आई फेल्ट फॉर दिस पॉइंट that he was some like for other guys, जो कि लड़कियों को जिम में देखते ही लाइन मारना शुरू हो जाते हैं। But the sincerity in his voice set him apart। मैं थोड़ी हेजिटेट थी बट मैंने जवाब दिया कि मैं सेट डिजाइनिंग करती हूँ फिल्म सेट्स के लिए, पर फिलहाल मैं अनपेड प्रोजेक्ट्स ही कर रही हूँ। वो आदमी 1 सेकंड के लिए सोच में पड़ गया और फिर अचानक उसने कहा कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। हाँ, फिल्म्स के लिए नहीं बट मैं टीवी सीरियल्स चलाता हूँ अपने, और मुझे एक सेट डिजाइनर की जरूरत है, स्पेशली जूनियर्स। तो अगर तुम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम सीधा मेरे सेट पे आ सकती हो। मुझे पहले तो लगा कि व्हाट इज दिस पिकअप लाइन। मैंने जो भी सुना था मुझे उस चीज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, बट इस चीज पे काफी ज्यादा सोचने के बाद मैं उसके बताए हुए एड्रेस पे उसका नाम लेके उस जगह पे पहुंच गई। एंड डू माई सरप्राइज,
वहाँ पे सच में एक टीवी सीरियल डायरेक्ट हो रहा था। उस डायरेक्टर का नाम था समीर। और जब मैं वहाँ पहुंची तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि जी, समीर साहब ने मुझे बताया था कि आप आएंगी। और मैं ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। और फिर मैं अंदर गई और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉशियस भी थी। पर अंदर जाने के बाद मुझे वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिला। उल्टा सेट पे अंदर जाते ही असिस्टेंट ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। एज शी पुट मी राइट एट द जॉब सिंस एट फर्स्ट डे एंड आई वाज़न्ट कंप्लेनिंग। मेरे लिए ये सब कुछ नया था। लाइट्स, कैमरास, एक्टर्स और इन लोगों की ग्लैमरस लाइफस्टाइल। सेकेंड डे समीर ने मुझे टीम से इंट्रोड्यूस कराया और मुझे बेसिक काम समझाया। और अब मुझे फाइनली ऐसा लगने लगा कि मेरी लाइफ ट्रैक पे आने वाली है। मेरी उस टीवी सीरियल के लीड एक्टर से मुलाकात हुई, जिसका फर्जी नाम हम राहील रख देते हैं। राहील टीवी इंडस्ट्री का एक नया फेस था। उसकी रेपुटेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उसके कोवर्कर्स में, पर वो बंदा मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगता था। और मैंने नोट किया था कि जब समीर मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो राहील काफ़ी देर तक मुझे घूरता रहा था और उसका स्माइल मेरे लिए अनसेटलिंग था। पहले मुझे लगा मे बी ही इज लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ गॉथ गर्ल एंड इवन द कराची में काफ़ी सारे कल्चर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। Still, being a goth in Karachi is an eyesore I know. तो इस बात को सोचकर मैंने उसका बिहेवियर माफ कर दिया था, बट मुझे पर्सनली अनकंफर्टेबल फील हुआ था और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकती हूँ। पहले कुछ दिन तो सेट्स पर बहुत ज्यादा नॉर्मल थे। मैं डेली अपना काम करती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मेरे काफी सारे वहाँ पे दोस्त तो बन गए थे, लेकिन अगेन आई केप्ट माई डिस्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता रहता था कि राहील मुझे हर वक्त ऑब्जर्व करता रहता है। मुझे लगता था कि वो किसी भी वक्त आ जाता था, किसी भी रीजन से मुझसे बात करने के लिए। एट फर्स्ट साइट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट इफ ही ट्राइड मी और नॉट। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सेट डिजाइनर हूँ एंड द एक्ट्रेस इन द टीवी सीरियल वॉज वेरी प्रिटी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मुझे ये लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ ली हूँ। ये सोच कर मैं उससे नॉर्मली बातें करती रही। एक रात की बात थी, मैं अपना काम खत्म करके नॉर्मली अपना बैग पैक कर रही थी। सेट पर सभी लोग चले गए थे, सिर्फ मैं और राहील वहाँ पे बचे थे और मुझे लगा कि वो भी अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा होगा। फिर मैंने देखा कि वो मुझे डायरेक्टली देख रहा था। आज तुम बहुत लेट तक रुकी हो? राहील ने मुझसे पूछा। मैं उस वक्त काफी नर्वस फील कर रही थी, बट मैंने कहा कि हाँ, काम ज्यादा है आज। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई सेड ऑफ दैट टाइम, बट हाँ, मैंने उसको कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। दैट ही सेड टू मी, तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? एंड आई रिप्लाइड टू हिम कि नहीं, मुझे अब इस चीज की आदत सी हो गई है। बट उसकी ट्यून और उसका तरीका मुझे काफी वियर्ड लगा था और मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान राहील मेरे पास आया और बिना इजाजत लिए मेरी टेबल पर बैठ गया और उसने मुझसे बिल्कुल रैंडम बातें करना शुरू कर दी थी, जैसे कि मैं कराची में कहाँ रहती हूँ। वो मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगा और मैं कब से सेट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। उसका टोन तो काफी ज्यादा फ्रेंडली था, बट मुझे काफी ज्यादा अजीब सी वाइब आ रही थी उससे। और फिर उसने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया, तुम्हें कभी मुझे अपने डिजाइनिंग के आइडियाज दिखाने चाहिए, शायद मैं अपने प्रोजेक्ट में तुम्हें रिकमेंड कर दूं। मैं सिर्फ स्लाइडली स्माइल करती रही और मैं कर भी क्या सकती थी, बट उसकी बातों से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। उसकी नजरें मेरी आंखों से हट ही नहीं रही थी एंड आई न्यू ही वाज चेकिंग मी आउट एट अदर पार्ट्स आल्सो। एक रात मैं घर पर ही थी और मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव की और वो राहील ही था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सारा? उसने मुझसे पूछा। मुझे लगा कि शायद बहुत कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, तो इसीलिए मैंने उसको फौरन जवाब दिया कि नहीं नहीं, बोलिए, क्या काम है आपको? बस मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हो, तुम्हारे बारे में मैं और बातें जानना चाहता हूँ। शुड वी गो ऑन अ डिनर और समथिंग? ये मेरा पर्सनल नंबर आपको कैसे मिल गया? मैंने उससे पूछा, बिकॉज दैट थिंग रियली फ्रीक मी आउट। और उसने बस बहाना बनाते हुए कहा कि मैंने अपनी टीम में से किसी से मांग लिया था। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनते ही मैंने फौरन फ़ोन कट कर दिया था। पर उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली कॉल आ रही थी उसकी, और सिर्फ उस एक नंबर से नहीं बल्कि अलग अलग नंबर से। मैं इतना डर गई थी कि मैंने फौरन फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था एंड समहाउ आई गो टू स्लीप। और अगले ही दिन मैं सेट पर समीर के पास गई और उसे सारी बात बता दी मैंने। समीर शॉक था, पर उसने कहा मैं इस बात को इजीली हैंडल कर लूंगा। एंड दैट डे राहील डिड नॉट टॉक टू मी। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया होगा और अगले कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपना काम डेली बेसिस पे वैसे ही करने लगी। लेकिन एक हफ्ते बाद आई नोटिस्ड कि मेरे बाकी सारे सेट डिजाइनर्स जो मेरे साथ सेट पे काम करते थे, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब हो चुका था। Being unusually harsh on me and in me more work to do, but it was not my work.
एंड अगेन जस्ट पुटिंग माई लाइफ इन मिजरी। मैंने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि मूवी लाइन में या टीवी सीरियल लाइन में ऐसा ही होता है। बट दिन ब दिन ये चीज़ बद से बदतर होती चली गई। अब सिर्फ मेरे डिज़ाइन वाले ही नहीं बल्कि सेट के और लोग भी बुरी तरह से बर्ताव कर रहे थे मेरे साथ। यहाँ तक कि स्पॉट बॉय, जब वो मुझे बहन बुलाया करता था, वो भी अब मुझे नफरत की निगाहों से देख रहा था। मैं सब समझ तो रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो आई जस्ट क्वाइट दिस टीवी सीरीज और फिर मैं कहीं और काम करने लग गई थी। इस बात को अब 2 साल हो गए हैं एंड थैंकफुली दिस राहिल गाय इज नॉट एक्टिंग एनीमोर एंड आई थिंक ही इज नॉट इवन फेमस एनीमोर। बट देन आई स्टिल नो कि मूवी इंडस्ट्रीज में एंड टीवी इंडस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। और ये रियलिटी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि बहुत सी ऐसी लड़कियों की रियलिटी है जो कराची में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। उन्हें अक्सर औकात इस तरह के क्रीपी मैन ही मिला करते हैं। सो अगर तुम लोगों को इन दोनों में से कोई भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि तुम्हें ए स्टोरी अच्छी लगी या फिर बी। और अगर तुम्हें हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है और तुम हॉरर एक्सप्लोर भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।